नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं से द स्टोरी ऑफ पोएट्री। जी, आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं से द स्टोरी ऑफ पोएट्री की ये 5वीं वीडियो। जी बच्चों, इससे पहले द स्टोरी ऑफ पोएट्री पे 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उन चारों वीडियोज़ को क्रमबद्ध तरीके से देखें और देखने के बाद आज की वीडियो को देखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्टोरी ऑफ पोएट्री आपके समझ में बेहतर ढंग से आएगी, वरना आपको दिक्कत होगा। तो आइए स्टोरी ऑफ पोएट्री की ये 5वीं वीडियो पेज नंबर 36 से शुरू करते हैं। बच्चों, लिखा है ड्यूरिंग द 1930s, यानी 1930 के दौरान। जी बच्चों, 1920वीं सदी का मामला चल रहा है। 1930 के दौरान एक ग्रुप ऑफ पोएट्स, कवियों का एक समूह, जैसे W.H. ऑडेन, सेसिल डे लुइस, लुइस मैकनिस एंड स्टीफन स्पेंडर, रिएक्टेड अगेंस्ट आर्ट फॉर आर्ट सेक, यानी बच्चों कला के लिए, कला का प्रयोग, इसके विरुद्ध इन लोगों ने रिएक्ट किया। यानी 1930 में कवियों का एक समूह, जिसमें W.H. ऑडेन थे, सेसिल डे लुइस थे, लुइस मैकनिस थे और स्टीफन स्पेंडर थे। इन लोगों ने कला के विरुद्ध, कला के उपयोग के खिलाफ अपनी वाणी को व्यक्त किया। दे ट्राइड टू कंबाइन, इन लोगों ने, यानी इन 4-5 कवियों ने ट्राइड टू कंबाइन, इन लोगों ने जोड़ने की कोशिश की। दे ट्राइड टू कंबाइन, इन लोगों ने जोड़ने की कोशिश की मार्क्सिस्ट फिलॉसफी, यानी कार्ल मार्क्स की जो फिलॉसफी थी ना, जो उनका दर्शन था, उससे फ्रायड की साइकोलॉजी, जो फ्रायड की जो साइकोलॉजी थी, जो मनोविज्ञान था, और मार्क्स की जो फिलॉसफी थी ना, इन दोनों को जोड़ने की कोशिश 1930 में इन कवियों के समूह ने किया। W.H. ऑडेन इन हिज पोएम्स, बच्चों W.H. ऑडेन की एक रचना है जो 1930 में आई थी, उसका नाम ही था पोएम्स। क्या नाम था? पोएम्स। एंड पर्टिकुलरली, और विशेषकर लुक स्ट्रेंजर, ये जो 2 रचनाएं हैं ना, याद रखिएगा बच्चों, ये W.H. ऑडेन की है और W.H. ऑडेन 20वीं सदी के कवि हैं। तो इनकी 2 रचनाएं जो 1930 में पोएम आई थी ना, और दूसरा है लुक स्ट्रेंजर, रिवील्स हिज इम्पैशंस विथ कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिज्म का चलन था, जो पूंजीवाद का चलन था ना, तो पूंजीवाद के साथ इनका जो इम्पैशंस था, इनकी जो अधीरता थी ना, तो पूंजीवाद के साथ अपनी अधीरता को ये अपनी पुस्तक लुक स्ट्रेंजर में बयां करते हैं। कौन? W.H. ऑडेन। विलियम एम्पसन एंड डायलन थॉमस बिलोंग टू अनदर ग्रुप ऑफ पोएट्स। अब बच्चों, 2 और मैं कवियों का नाम ले रहा हूं। एक का नाम है विलियम एम्पसन और दूसरा है डायलन थॉमस। ये बच्चों एक दूसरे समूह के कवि से संबंध रखते हैं। ऊपर जिन 4 कवियों का नाम रखा, उन कवियों का एक समूह जो था ना, वो आर्ट फॉर आर्ट्स सेक के विरुद्ध थे। उन लोगों ने फ्रायड की साइकोलॉजी और मार्क्स की फिलॉसफी को कंबाइन करने की कोशिश की। ऑडेन अपनी कविता और लुक स्ट्रेंजर नामक अपनी रचना में ये पूंजीवाद के साथ इनकी जो इम्पैशंस है ना, उसको बयां करते हैं। लेकिन यहाँ जो 2 कवि के मैं नाम ले रहा हूँ, विलियम एम्पसन और डायलन थॉमस, ये एक दूसरे समूह के कवि हैं। हु सॉट टू एस्केप, जो कोशिश करते हैं बच निकलने की, फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ एंड प्रॉब्लम्स, यानी विचारों और समस्याओं की दुनिया से ये अपनी कविताओं में बचने की कोशिश करते हैं। ये 2 कवि, दे चोज, यानी ये लोगों ने चुना, इन 2 कवियों ने चुना, चोज किया, टू एक्सप्रेस द इनर केओस, जो इनर केओस है, जो आंतरिक अशांति है ना, जो आंतरिक केओस है, अराजकता है, उसको व्यक्त करने के लिए इन लोगों ने चुना थ्रू डिवाइसेस सच एज एम्बिग्विटी एंड इनएग्जैक्ट। एम्बिग्विटी और इनएग्जैक्ट का मतलब होता है बच्चों अनिश्चितता, या बस वही मान लीजिए, यानी एम्बिग्विटी और इनएग्जैक्ट जैसे डिवाइसेस का प्रयोग करते हुए इन लोगों ने आंतरिक समस्याओं को, आंतरिक हलचल को, आंतरिक केओस, अराजकता को व्यक्त करने की कोशिश की है। डायलन थॉमस वाज ए न्यू रोमांटिक। बच्चों, डायलन थॉमस जो है ना, यह एक नए रोमांटिक कवि हैं। डायलन थॉमस जो थे, ये एक नए रोमांटिक कवि थे। हिज पोएम्स हैव रीच
फ्रियोडियन ओवरटोन्स। बच्चों इनकी रचनाओं में जो फ्रियोडिन है ना, उनका ओवरटोन है, यानी उनकी झलक साफ साफ देखने को मिलती है। दे एक्सप्लोर द रिलेशन, यानी इनकी जो कविताएं हैं, डायलन थॉमस जो हैं, ये 20वीं सदी के कवि हैं, ये रोमांटिक कवि हैं। इनकी कविताएं ना एक्सप्लोर करती हैं, पड़ताल करती है द रिलेशन बिटवीन मैन एंड हिज नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी मानव और मानव का जो प्राकृतिक जो वातावरण है ना, इस रिलेशन को एक्सप्लोर करती हैं। यानी थॉमस जो हैं, इनकी कविताएं बच्चों मानव और मानव के प्राकृतिक वातावरण के बीच के संबंध को दर्शाती हैं। अब आइए बच्चों सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान आते हैं। लिखा है कि ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकेंड, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लिश पोएट्री बिकम क्वाइट डाइवर्स। अंग्रेजी जो पोएट्री थी ना, जो काव्य थी ना, वो बच्चों डाइवर्स हो गई, यानी उसका स्वरूप ही क्या हो गया, बदल गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो इंग्लिश पोएट्री थी ना, वह बच्चों डाइवर्स हो गई, उसका रूप ही क्या हो गया, बदल गया। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, या बहुत ही कठिन है टू यूज़ एनी सिंगल डिफाइनिंग टर्म, यानी कोई एक टर्म, कोई एक शब्द या मूवमेंट या कोई एक आंदोलन से इस परिवर्तन को बयां करना क्या है, डिफिकल्ट है, बड़ा ही मुश्किल। यानी अंग्रेजी काव्य में जो परिवर्तन द्वितीय विश्व युद्ध 1939 और 45 के बीच या 45 के बाद जो परिवर्तन हुआ, उन परिवर्तनों को एक शब्द में बयां करना बड़ा ही मुश्किल है। द सिग्निफिकेंट पोएट्स ऑफ द पीरियड, और इस दौरान के जो सिग्निफिकेंट पोएट्स हुए हैं, जो महत्वपूर्ण कवि हुए हैं, वह हैं थॉमस गन, टेड ह्यूजेस, डोनाल्ड डेवी एंड फिलिप लार्किन। ये जो चार कवि हैं ना बच्चों, ये विश्व युद्ध के दौरान और सेकंड विश्व युद्ध के दौरान या उसके बाद के ये सिग्निफिकेंट पोएट हैं, ये महत्वपूर्ण कवि हैं। While Hughes in Jaguar and Hawk Roosting depict violence and ferocity of animal as well as human world। बच्चों ये जो ह्यूजेस हैं ना, इनकी दो रचनाएं हैं, एक का नाम है जगुआर और दूसरे का नाम है हॉक रूस्टिंग। जी बच्चों, जगुआर और हॉक रूस्टिंग, इसमें ये डेपिक्ट करते, इसमें ये बयां करते हैं वायलेंस मतलब हिंसा, एंड फेरोसिटी मतलब उग्रता ऑफ एनिमल, यानी यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड, मानवीय दुनिया और जानवरों के हिंसा और उनकी उग्रता को ये अपनी दो रचनाओं जगुआर और हॉक रूस्टिंग में बयां करते हैं ह्यूजेस। लार्किन वाज एन एंटी रोमांटिक। बच्चों लार्किन जो थे ना, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या उसके बाद के कवि थे, ये एंटी रोमांटिक थे बच्चों। ये क्या थे बच्चों, एंटी रोमांटिक थे। हु प्रेजेंट्स इन एन ऑब्जेक्टिव वे द हार्श रियलिटीज, ये अपनी कविताओं में हार्श रियलिटीज सच एज मतलब जैसे टाइम एंड डेथ, ये अपनी कविताओं में हार्श रियलिटीज मतलब जीवन की कठिन सच्चाइयों को, जैसे समय और मृत्यु, इसकी चर्चा ये अपने कवियों में करते थे। ये एंटी रोमांटिक थे। कौन बच्चों, लार्किन। Some of the distinctive poets writing during the 1980s, यानी 1980 के दशक में वे कवि जो लिख रहे थे ना, उसमें से कुछ डिस्टिंक्टिव पोएट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं जो 1980 से लेकर के 1920 के दौरान लेखन का काम किए। वे हैं ब्लैक मॉरिसन, पीटर रीडिंग एंड क्रेग रेन। ये जो है बच्चों 1980 से 90 के बीच के, यानी 1980 से लेकर के 2000 के बीच के ये कवि हैं। इस दौरान आइए कुछ महिला कवियों की भी चर्चा करते हैं। विमेन पोएट्स सच एज एडिथ सिटवेल, एस्टेवी स्मिथ, एलिजाबेथ जेनिंग एंड कैरल एन डूफी मेड देयर प्रेजेंस फेल्ट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। यानी 20वीं सदी के सेकेंड पार्ट में, द्वितीय हिस्से में, यानी उत्तरार्ध में, ये जो महिला कवि हैं ना, मेड देयर प्रेजेंस फेल्ट, ये अपनी उपस्थिति भी क्या की है, दर्ज कराए, यानी इन लोगों ने भी महत्वपूर्ण रचनाएं की। दे टच्ड, इन महिला कवियों ने टच्ड मतलब स्पर्श किया, छुआ, सेंसिटिव एस्पेक्ट्स जो संवेदनशील पहलू है ना, ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इन महिला कवयित्रियों ने बच्चों 20वीं सदी के सेकंड पार्ट में रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी के बीच के जो संवेदनशील जो रिलेशन है ना, रिश्ता है ना, इस पे इन लोगों ने प्रकाश डाला, इस पे इन लोगों ने कविताएं रची। एंड मदर एंड चिल्ड्रन, यानी माँ, बच्चे,
पति और पत्नी के बीच के जो सेंसिटिव जो रिलेशन है, जो संवेदनशील नाते रिश्ते हैं ना, उन नातों रिश्तों पे इन महिला कवयित्रियों ने कविताएं लिखी। आगे देखिए, लिखा है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश पोएट्री विल रिमेन इनकम्प्लीट। बच्चों, इंग्लिश पोएट्री की कहानी, अंग्रेजी काव्य की कहानी विल रिमेन इनकम्प्लीट, अधूरी रहेगी, अपूर्ण रहेगी, पूर्ण नहीं मानी जाएगी, इफ वी डोंट टेक इनटू अकाउंट पोएम फ्रॉम द कॉमनवेल्थ कंट्रीज। अगर हम कॉमनवेल्थ देशों के कवियों की विवेचना नहीं करें, उनके बारे में उनका विवरण आपको नहीं दे, तो अंग्रेजी पोएट्री की जो कहानी है ना, ये अधूरी रह जाएगी। हु ऑल्सो यूज्ड इंग्लिश लैंग्वेजेस, यानी इन कॉमनवेल्थ देश के कवियों ने भी अंग्रेजी लैंग्वेज, भाषा का प्रयोग किया फॉर क्रिएटिव पर्पसेस, यानी रचनात्मक उद्देश्यों के लिए इन कवियों ने भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया। अगर हम इनका विवरण न दें तो इंग्लिश पोएट्री की जो कहानी है ना, वह इनकम्प्लीट, अधूरी मानी जाएगी। तो आइए इन कवियों के बारे में भी देखते हैं। देखिए, द यूज़ ऑफ इंग्लिश इन अमेरिका, अमेरिका में अंग्रेजी का प्रयोग, ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी का प्रयोग, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया एंड इन कैरिबियन आइलैंड इज सर्टेनली द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। बच्चों, कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद, यानी अमेरिका में अंग्रेजी का उपयोग, ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी का उपयोग, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, इंडिया में, साउथ अफ्रीका में, नाइजीरिया में और कैरेबियन द्वीप में अंग्रेजी का जो उपयोग या प्रयोग होता है ना, इज द रिजल्ट, वह परिणाम है और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद का ही परिणाम है कि इन देशों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। अगर ब्रिटिशर्स वहाँ नहीं गए होते तो वहाँ पे अंग्रेजी का प्रयोग शायद नहीं होता, लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का परिणाम हुआ कि इन देशों में भी अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। व्हाट वाज फर्स्ट द लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स। बच्चों, पहले अंग्रेजी जो थी ना, वह कॉमर्स की भाषा थी, यानी व्यापार और वाणिज्य की भाषा थी, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और बच्चों राजकाज की भाषा थी। पहले अंग्रेजी जो थी वह बच्चों व्यापार, वाणिज्य और राजकाज, प्रशासन की भाषा थी। सून, देखते ही देखते, इमर्ज्ड, यह इसका उद्भव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ एज ए नेचुरल मीडियम ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सोशल रियलिटीज, यानी जो सामाजिक जो रियलिटीज है, हकीकत है, सच्चाई है ना, उस सच्चाई को एक्सप्लोर करने और समझने के लिए शीघ्र ही अंग्रेजी का प्राकृतिक माध्यम के रूप में इस्तेमाल होने लगा। कहने का मतलब है कि शुरू में इन देशों में, इन मुल्कों में, इन कंट्रीज़ में अंग्रेजी का प्रयोग व्यापार करने के लिए और शासन करने के लिए होता था, लेकिन शीघ्र ही इन देशों में अब अंग्रेजी का प्रयोग एक प्राकृतिक माध्यम के रूप में सामाजिक हकीकतों को जानने और समझने के लिए भी किया जाने लगा। अब आई चलते हैं अमेरिका। बच्चों, अमेरिकन पोएट्री इन इंग्लिश बिगेन फ्रॉम द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब शुरू हुआ, अमेरिका में जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई ना, तो उसी के साथ ही अमेरिका में भी पोएट्री इन इंग्लिश की कहानी शुरू हो गई। यानी अमेरिकन पोएट्री इन इंग्लिश, यानी अमेरिका में भी अंग्रेजी में पोएट्री लिखने का सिलसिला अमेरिकन युद्ध के दौरान ही क्या हुआ, शुरू हो गया। इट वॉज बेसिकली पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक का मतलब होता है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति। बेसिकली का मतलब होता है मूलतः, यानी मूलतः अमेरिका में जो कविताएं लिखी जाती थी ना, वह क्या होती थी, पैट्रियोटिक, वह देशभक्ति कविताएं होती थी, बट इमिटेटिव ऑफ इंग्लिश पोएट्री। लेकिन उन कविताओं में इंग्लिश पोएट्री की वो अनुकृति झलक मिलती थी, यानी उसका नक्कल, एक तरह समझिए आप लोग, यानी इंग्लिश पोएट्री का अमेरिकन पोएट्री ने क्या किया, नकल किया, लेकिन अमेरिकन जो पोएट्री होती थी ना, वह पैट्रियोटिक होती थी, वह मूलतः देशभक्ति के लिए, देशभक्ति पे लिखी जाती थी। द रियल पोएट्री हाउएवर was written during the period 1850 to 1855, also called the American Renaissance। लेकिन अमेरिका में जो असली पोएट्री है, जो रियल पोएट्री थी ना, जो असली काव्य थी, उसकी रचना 1850 से 55 के बीच में की गई। इसी दौरान अमेरिका में बच्चों वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हुआ, और इसी पीरियड को हम लोग अमेरिकन रेनेसेंस, अमेरिकन पुनर्जागरण भी कहते हैं। द फेवरेट पोएट्स ऑफ द 19th सेंचुरी वेयर, अमेरिका के 19वीं सदी के महत्वपूर्ण कवि थे एगर एलन पो एंड W.H. लॉन्गफेलो। याद कीजिएगा बच्चों, W.H. लॉन्गफेलो और एगर एलन पो, ये अमेरिकन पोएट थे 19वीं सदी के।
लॉन्गफेलो वाज ए स्टोरी टेलर इन वर्स। बच्चों लॉन्गफेलो जो है ना, WH लॉन्गफेलो, ये स्टोरी टेलर हैं, ये कथानक हैं, ये कथा कहते हैं, कहानियाँ कहते हैं, इन वर्स मानी पद्य के माध्यम से, छंद के माध्यम से, कविता के माध्यम से ये कहानी कहते हैं। डू यू रिमेंबर ही ए साम ऑफ लाइफ? इनकी जो रचना है ए साम ऑफ लाइफ, याद है ना आपको? इनकी जो रचना है ए साम ऑफ लाइफ, याद है ना आपको? एक्सेप्ट फॉर E.A. रॉबिन्सन, यानी E.A. रॉबिन्सन को छोड़कर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को छोड़ करके एंड कार्ल सैंडबर्ग, इन 3 कवियों को छोड़ करके अमेरिकन पोएट्री इन द अर्ली 20th सेंचुरी वाज लार्जली एक्सपेरिमेंटल। यानी हम इन 3 कवियों को छोड़ दें, अमेरिकन कवि हैं, E.A. रॉबिन्सन हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं और कार्ल सैंडबर्ग, अगर इनको छोड़ दें तो 20वीं सदी में लिखा है ना कि अमेरिकन पोएट्री अर्ली 20वीं सदी के प्रारंभिक चरण में जो अमेरिकन पोएट्री थी ना, वह लार्जली मुख्यतः एक्सपेरिमेंटल थी, यानी प्रयोगात्मक थी, यानी कवि जो थे ना नए नए प्रयोग कर रहे थे। फ्रॉस्ट पोर्ट्रेज कंट्री साइड, यानी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे ना अमेरिकन कवि, ये पोर्ट्रेज करते हैं, ये चित्रित करते हैं कंट्री साइड, मतलब देहात का चित्रण करते हैं, अपनी कविताओं में देहात के बारे में बताते हैं, विथ ए टोन ऑफ सैडनेस एंड हिंट ऑफ लाइफ्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जीवन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी है ना, जीवन की जो जिम्मेदारी है, एंड विथ ए टोन ऑफ सैडनेस, और जीवन में जो उदासी है ना, कहने का मतलब है कि अमेरिकन कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ना अपनी कविताओं में विथ ए टोन ऑफ सैडनेस, यानी उदासी के भाव के साथ ग्राम्य जीवन के या जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं ना उसको ये चित्रित करते हैं, ग्रामीण जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं उसको चित्रित करते हैं। कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Poets like Ezra Pound, T.S. Eliot, Wallace Stevens, William Carroll Williams, and E.E. Cummings used concrete images and precise words to represent ideas and attitudes of mind. यानी अब मैं जो कुछ कवियों के नाम ले रहा हूँ ये अमेरिकन पोएट हैं। पहले हैं एजरा पॉन्ड, दूसरा T.S. Eliot, बड़ी फेमस हैं, वैलेस स्टीवंस, विलियम कैरल्स विलियम्स एंड E.E. कमिंग्स। ये लोग जो है ना, ये पोएट्स जो है ना कंक्रीट इमेजेस यानी ठोस चित्रों का उपयोग करते हैं, प्रिसाइज वर्ड्स और सटीक शब्दों का उपयोग करते हैं टू रिप्रेजेंट आइडियाज टू माइंड, यानी मन के जो एटीट्यूड है ना, उसके जो मन का जो एटीट्यूड है और मन का जो आइडियाज़ है ना माइंड के, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए ये लोग सटीक और कंक्रीट इमेजेस और वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। आगे लिखा है बच्चों, आगे लिखा है, यहाँ से देखते हैं कि पाउंड एंड इलियट मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। ये 2 कवि हैं ना, पाउंड और T.S. इलियट, इन लोगों ने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया, यानी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसमें? बाय देयर ऑब्जेक्टिव एंड इम्पर्सनल अकाउंट ऑफ डीजेनरेशन एंड डिप्रेविटी ऑफ मॉडर्न लाइफ। बच्चों बड़ा बढ़िया पंक्ति है, डीजेनरेशन एंड डिप्रेविटी ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी आधुनिक जीवन में जो पतन हो रहा है ना, जो जीवन का विघटन हो रहा है, जो नाश हो रहा है, जो नैतिकता का पतन हो रहा है, जो क्षरण हो रहा है ना, उसका इन लोगों ने अपनी कविताओं में बड़ी सुंदरता से बयां किया है। मोस्ट ऑफ द अमेरिकन पोएट्स राइटिंग इन इंग्लिश, अधिकांश अमेरिकन कवि जो अंग्रेजी में लिखते हैं, वे आर इंगेज्ड मतलब लगे हुए थे इन 2 फोल्ड टास्क, यानी 2 प्रकार के कार्यों में लगे थे। मोस्ट ऑफ द अमेरिकन पोएट्स, अधिकांश अमेरिकी कवि जो अंग्रेजी भाषा में काव्य लेखन में लगे थे ना, वे आर इंगेज्ड इन 2 फोल्ड टास्क, ये दोहरे कामों में लगे हुए थे। वे दोहरे 2 काम कौन करना? सुनिए, टू डिफाइन द सेल्फ, स्वयं को परिभाषित करना, एंड टू आइडेंटिटी द नेशन, और राष्ट्र की पहचान स्थापित करना। जितने भी अमेरिकन कवि थे सब इन 2 प्रकार की रचनाएं करते थे। एक था कि स्वयं को स्थापित करना और दूसरा अमेरिका की पहचान दुनिया में स्थापित करना। चूंकि अमेरिका भी इंग्लैंड का उपनिवेश था, कॉलोनी था, तो जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो ये लोग अपनी पहचान, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना चाहते थे, इसलिए ये लोग रचनाएं करते थे। The 2 concerns often merge in the question, यानी बच्चों ये जो 2 कंसर्न्स हैं ना, एक सेल्फ का और एक आइडेंटिटी ऑफ द नेशन का, तो ये 2 चीज़ें हैं ना अक्सर इस क्वेश्चन में मर्ज हो जाती हैं कि व्हाट इज एन अमेरिकन, अमेरिकन क्या है, अमेरिकन क्या है। तो अक्सर ये जो 2 ड्यूअल टास्क्स हैं, एक टू डिफाइन द सेल्फ एंड टू आइडेंटिफाई द नेशन, ये दोनों क्वेश्चन मिल करके हमेशा मर्ज होते हैं एक क्वेश्चन में कि व्हाट इज एन अमेरिकन।
तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। 6वीं वीडियो में द स्टोरी या पोएट्री मैं समाप्त कर दूंगा। तो बच्चों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं, वहां वर्ग 12 के लिए वर्ग 12 की जो पुस्तक है ना रेनबो, उसमें जितने प्रोज हैं सब हिंदी में समझाए गए हैं, जितनी पोएट्री है वो भी हिंदी में समझाई गई हैं। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न भी वहाँ पे प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो हैं ही, इसके साथ साथ समरी भी वहाँ अवेलेबल है। तो यदि आप 12वीं के विद्यार्थी हैं तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पे आपके लिए बहुत सारी परीक्षोपयोगी मटेरियल अवेलेबल है। तो एक बार प्लेलिस्ट पे अवश्य जाएं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।